bill is passed. आखिरकार कई सालों के लंबे इंतजार के बाद राज्यसभा से पास हुआ इंश्योरेंस बिल। इंश्योरेंस कंपनियों ने कहा बड़े पैमाने पर आएगा विदेशी निवेश। इकोनॉमी को दोहरा झटका। दिसंबर महीने में 3.2% के मुकाबले जनवरी में आईपी ग्रोथ फिसलकर पहुंची 2.6% पर। महंगाई ने भी सिर उठाना शुरू किया। 3 दिन की निराशा के बाद आखिरकार बाजार में लौटी रौनक। चौतरफा खरीदारी के चलते सेंसेक्स 300 पॉइंट उछला। निफ्टी भी 8,800 के पास। मिड कैप शेयर ने भी दिखाया दम। मनमोहन सिंह के पीछे खड़ी हुई पूरी कांग्रेस। सोनिया की अगुवाई में उनके घर तक नेताओं का मार्च। बजट के बाद सरकार की देश की रेटिंग बढ़ाने की कोशिश। फिच मुलाकात में आर्थिक हालात सुधारने का दिलाया भरोसा। जितने भी ब्रोकिंग हाउसेज इसमें हैं, हम उनकी सबकी तहकीकात करेंगे। पूरी कोशिश चल रही है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टर्स का पैसा उनको मिले। एनएससीएल घोटाले में जल्द हो सकती है कुछ और गिरफ्तारियां। ईओडब्ल्यू के एडिशनल कमिश्नर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा सभी ब्रोकरों की जांच जारी। निवेशकों को जल्द पैसे वापस दिलाने का भी दिया भरोसा। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। एक्शन पैक्ड दिन रहा है। आइए देखते हैं और कौन सी है आज की दूसरी बड़ी हेडलाइन। आप पर स्टिंग का एक और डंक। अब कांग्रेस ने दी संजय सिंह का स्टिंग टेप जारी करने की धमकी। पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ का दावा सरकार बनवाने के एवज में की थी मंत्री पद की पेशकश। आईटीसी ने सिगरेट के दाम 20% तक बढ़ाए। बजट में एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद कंपनी ने महंगी की सिगरेट। Xiaomi ने लॉन्च किया अपग्रेडेड मॉडल Redmi 2। कीमत 7,000 रुपए। इस स्मार्टफोन के लिए फ्लिपकार्ट पर आज शाम से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। सस्पेंस और थ्रिलर के हाईवे पर जिंदगी की लड़ाई कल आ रही है सिल्वर स्क्रीन पर। NH10 फिल्म की प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा फिल्म को लेकर कितनी है एक्साइटेड, सुनिए आगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इंश्योरेंस बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में 49% एफडीआई निवेश का रास्ता साफ हो गया। इंश्योरेंस बिल पास होना मोदी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। लक्ष्मण रॉय हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं साथ में और इसकी पूरी जानकारी देंगे। लक्ष्मण, ये देखते हुए कि राज्यसभा में सरकार के सामने इतना ऑपोजिशन है, ये चमत्कार कैसे हो गया, कैसे उन्होंने ये बिल पास करा लिया? जी बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प था क्योंकि सुबह जब वित्त मंत्री अरुण जेटली लंदन के लिए रवाना हो रहे थे तो मेरे जहन में सवाल उठा कि आखिर ये बिल कैसे पास होगा, क्योंकि वित्त मंत्री राज्यसभा में रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन वो जाने से पहले लगता है पूरा वहां पे फ्लोर मैनेजमेंट कर चुके थे और उसकी सफलता देखने को मिली जब ये बिल पास हुआ। तब कांग्रेस ने पहले ही खुलेआम कह दिया कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे क्योंकि ये हमारा ही बिल है और हमारे सुझावों को सरकार ने सिलेक्ट कमेटी के जरिए मान लिया है। लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टियां जिनसे विरोध की उम्मीद जताई जा रही थी, विरोध की संभावना थी, वो लोग समय समय पर कोई न कोई दलील देकर वहां से वॉकआउट कर गए। टीएमसी वॉकआउट कर गया, बीएसपी के सांसद वॉकआउट कर गए, एसपी के सांसद वॉकआउट कर गए, यहां तक कि डीएमके के भी सांसद वॉकआउट कर गए। जिन्होंने वोट दिया खिलाफ में तो वहां पे निकल कर आए टीएमसी और खासतौर से यहाँ पे टीएमसी ने, माफी चाहूंगा, टीएमसी नहीं, लेफ्ट की पार्टियों के सांसद यहाँ पे विरोध कर रहे थे, उन्होंने विरोध में वोट दिया। लेकिन इनके विरोध का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहा क्योंकि संख्या बल के हिसाब से सरकार के पास पर्याप्त संख्या हो चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन मिल चुका था, लिहाजा वो बिल पास हो गया और पूरी बहुमत के साथ ये बिल पास हुआ। और सरकार के लिए इसे एक बड़ी सफलता कह सकते हैं क्योंकि जब से सरकार बनी है रिफॉर्म के लिए तमाम बिल लाती रही, लोकसभा से पास होता रहा, राज्यसभा में अटकता रहा, लेकिन पहला ये बिल है रिफॉर्म का बड़ा बिल जो राज्यसभा से भी पारित हो गया और इंश्योरेंस सेक्टर में एक अनिश्चितता का माहौल खत्म हो गया है। इस बिल के पारित होने के तुरंत बाद हमने बात करी रविशंकर प्रसाद जी, आइए सुनते उनका क्या कहना है। इंश्योरेंस बिल में जिस तरह से अब मंजूरी मिली है, क्या लगता है कि एक स्थायी व्यवस्था हो गई, इससे निवेशकों के माहौल पर अनिश्चितता समाप्त हुई है। ये 10 साल से विषय पेंडिंग था, तो 10 साल से पेंडिंग था, तो आज आपने देखा कि बहुत प्रभावी रूप से पारित हुआ है। तो विदेशी पूंजी निवेशकों को भी एक सीधा संकेत गया है और सबसे बड़ी बात यह कि नए नए क्षेत्रों में इससे पूंजी निवेश होगा। इंश्योरेंस आएगा, क्रॉप इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, अच्छी बात है। जिस तरह से इस बिल को पारित करने में सफल हुए, क्या माना जाए कि जमीन अधिग्रहण जैसे दूसरे बिल में सफल आगे की बात है, हम पूरी कोशिश करते हैं ईमानदारी से, बढ़िया से। जमीन अधिग्रहण बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग करती है, हम लोगों को चर्चा करके, संवाद करके रास्ता निकालते हैं, यही हमारे काम करेंगे। थैंक यू सर।
हालांकि बिल को पास करने के बावजूद कांग्रेस नाराज लग रही है। उसका कहना है कि इंश्योरेंस बिल उनकी देन है और आज बीजेपी को इसका श्रेय मिल रहा है। इंश्योरेंस बिल लंबा चौड़ा छोड़ो, इतने साल बाद बुनियाद हम बनाए थे, देश के हित में बनाए हैं, किसानों का फायदा के लिए हमने सोच विचार करके देश के हित में हमने आज मान दिया, हमारा गला घोट के हमने हाँ कह दिया। लेकिन जमीन अधिग्रहण जैसे विवादास्पद बिलों पर विपक्ष इतनी आसानी से समर्थन देने के मूड में नहीं है। हमसे खास बातचीत में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि लैंड बिल के कई मुद्दों पर अब भी उनकी पार्टी असहमत है। इस बिल पर जो आप लोगों ने समर्थन किया, क्या ये माना जाए कि आने वाले जो दूसरे बिल है जहां पे कांग्रेस खासतौर से विरोध कर रही है, वहां भी आपका समर्थन मिलेगा सरकार को? नहीं, देखिए, इंश्योरेंस के मामले में हमारा शुरुआत से ही कहना है कि ये बिल यूपीए की सरकार ने लाया था और हम भी उस वक्त मंत्री थे और हमने इसका समर्थन तब भी किया था। लेकिन बाकी बिलों में जैसे भूमि अधिग्रहण बिल है, उसमें हमारा उसमें तात्विक विरोध है और कुछ हमारे उसमें मुद्दे हैं, वो जब तक उसमें दुरुस्ती नहीं होती हम उसमें साथ नहीं दे सकते। वहां भी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग करेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, सिलेक्ट कमेटी में भूमि अधिग्रहण जाना चाहिए। लेकिन राज्यसभा के निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर मानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी देने के लिहाज से यह बिल काफी मददगार साबित होगा। अब जाकर के आपको क्या उम्मीद है, कुछ सर्टेन टाइम फ्रेम में 1 साल या 5 साल के भीतर कितने एफडीआई यहाँ पे आ पाएगा? देखिए, ये नंबर गेम में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है टू दी री आर्किटेक्टिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड कवरेज फॉर हजारों मिलियंस करोड़ों इंडियंस के लिए। आज के दिन 880 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जिनको बेसिक लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। तो इंडिया को जो चाहिए, मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल कंपटीशन, फॉलिंग प्राइसेस एंड कंज्यूमर चॉइस। और ये जो बिल है आज का, ये एक बहुत बड़ी फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द री आर्किटेक्टिंग ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। एक आखिरी सवाल कि इस बिल के जरिए एक बात और साफ हो गई कि रिफॉर्म के एजेंडे पे जो विकास के लिए जरूरी है कदम, उस पर विपक्ष भी कहीं न कहीं साथ देता हुआ दिखा। ये क्या आप उम्मीद करेंगे जमीन अधिग्रहण जैसे दूसरे जो बिल है वहां भी साथ मिलेगा? देखिए, इसका एक लर्निंग इससे निकलता है बहुत एकदम साफ। गवर्नमेंट का ये एक हक बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रीच आउट करे, कंसेंसस बिल्ड करे ऑन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन। और इंश्योरेंस बिल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ राजेश सूद और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ अरिजीत बासु। स्वागत है आप दोनों का। सूद साहब, पहले आपसे पूछना चाहूंगी, कितना बड़ा ये एक मूवमेंट है आपके सेक्टर के लिए, इससे क्या बदलाव आएगा? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है, 15 साल बाद लाया जा रहा है और काफी एक तरह से बहुत सालों के मेहनत के बाद चेंज हुआ है, तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। और सेक्टर के अलावा आई थिंक देश के लिए भी एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि है, क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एजेंडा पे इतनी चर्चा रही है पीछे, उसमें एक अच्छा एक कॉन्क्रीट स्टेप है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो देश के लिए भी अच्छा है और सेक्टर के लिए भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे जो एफडीआई खुलने से जो रिक्वायरमेंट्स हैं कैपिटल की, क्योंकि इस सेक्टर में कैपिटल की काफी रिक्वायरमेंट रहती है और आगे ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो एक रास्ता खुला है, वो एक बढ़िया उपलब्धि है। बासु साहब, कुल 60,000 करोड़ तक का उम्मीद जताई जा रही कि अब इसके बाद आएगा, लेकिन इमीडिएटली ये 60,000 करोड़ तो शायद फेजेस में आएगा। इमीडिएटली आप कितना पैसा आते हुए देख रहे हैं इकोनॉमी में, खासतौर पे सेक्टर में क्या बदलाव आएंगे इस पैसे के आने के बाद? अरिजीत बासु। हाँ जी, देखिए, ये इंश्योरेंस बिल बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। ये कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमारे इंडस्ट्री है उसको ये फ्यूचर के लिए मीट करते हैं। लगभग इस साल कितना कैपिटल इस कंपनी में आएगा वो डिपेंड करेगा उस कंपनी का क्या सिचुएशन अभी है। कुछ कंपनी ऑलरेडी, जैसे हमारे कंपनी, हमने डिस्कशन शुरू किए हैं हमारे जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ, उनके साथ मिलकर हम लोग तय करेंगे कि अभी हम कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लाएंगे, कब हम लिस्ट करेंगे। तो हमारे जैसे दूसरे कंपनी भी है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आएगा और अमाउंट कितना आएगा वो शायद इस साल क्या डेवलपमेंट होते हैं उसके ऊपर पता चलेगा। लेकिन जैसे सूद साहब बता रहे थे, हमारे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन या इंश्योरेंस डेंसिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास ग्रोथ का बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो ग्रोथ हमें चाहिए तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है,
तो हमें ये बिल पास होने के बाद वो कैपिटल का अश्योरेंस हमें मिल सकता है। जी बासु साहब, यहाँ पर बिल पर काफी ये भी चर्चा हुई और ये अब पास हो गया है कि इसका डोमेस्टिक जो मार्केट है उस पर क्या असर पड़ेगा, खास करके LIC जैसे कंपनियों पर। आपको लगता है कि कंपटीशन से इन्वेस्टर के लिए और फाइनली कंज्यूमर के लिए माहौल सुधरेगा? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली कंपटीशन किसी भी सेक्टर के लिए अच्छा होता है। देखिए, पहली बार जब इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन अप किया गया था 2000-2001 साल के बाद, जो प्राइवेट इंश्योरेंस है उसमें से 4-5 कंपनी काफी बढ़िया काम किया है। लेकिन अब देखिएगा LIC का परफॉर्मेंस भी इस 10 साल में काफी इम्प्रूव हुआ है। उन्होंने जितना जैसे काम कर रहे थे उनका जो ग्रोथ रेट था वो भी बढ़ा है। उन्होंने भी नए नए प्रोडक्ट्स लाए हैं कंपटीशन से। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो पहले कवर नहीं था, SBI लाइफ ने क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस का पहले प्रोपोगेट किया। तो कंपटीशन किसी भी सेक्टर के लिए बढ़िया चीज होता है। और अगर ये कैपिटल जो अभी इंश्योरेंस में 49% तक आ पाएगा, उसमें क्या होगा कि जो फॉरेन पार्टनर्स है या जो नए लोग इंडिया के इंडस्ट्री को देखना चाहते हैं, वो लोग कोशिश करेंगे कि अपना और भी पैसा डालें, तो वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। असूद साहब, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड इस समय हिंदुस्तान में काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा हो जाने वाला है। तो आपको क्या लगता है, यही कंपनियां, ये सवाल हमने उस समय भी उठाया था जब इस बिल की चर्चा चल रही थी, यही कंपनियां अपना स्टेक बढ़ाएंगी या कुछ नए प्लेयर्स भी आते हुए दिखाई देंगे? देखिए, इंडिया की मार्केट काफी पोटेंशियल रखती है और जैसा हम लोगों को मालूम ही है कि अभी पेनिट्रेशन काफी लो है। तो एक तरह से और अगर आप बाकी जगह पे भी देखें तो हमसे काफी छोटे देश, काफी छोटी पॉपुलेशन में भी काफी हद तक ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि है स्कोप कि कुछ और कंपनी इसमें आए। बाकी बहुत सी और चीजों पे निर्धारित है कि उनकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि ये आज के माहौल में दुनिया में भी काफी बदलाव आया है। तो जो कंपनियां पहले अपने कैपिटल को कंजर्व कर रही थी, अब शायद वो दोबारा बाहर निकलेंगी। तो ये सब देखने की बातें हैं, लेकिन आ सकता है लोग आना चाहेंगे शायद। अच्छी रोबस्ट मार्केट और उसकी अगर एक डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क होगा तो जरूर आना चाहेंगे। क्या इस बिल में जिस तरह के अमेंडमेंट्स हुए हैं बासु साहब, और जिस तरह के अब इस बिल का और फ्रेमवर्क हुआ है, ये काफी अट्रैक्टिव बनाया गया है इन्वेस्टमेंट के लिए? जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो इसको एक स्टेबिलिटी ला दिया। कोई भी इन्वेस्टर ये चाहता है कि जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसको स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो अगर एक इंश्योरेंस एक्ट, हमारे इंश्योरेंस एक्ट पहले 1938 का था, तो हमारे जो करंट डेवलपमेंट्स है, ये एक्ट में काफी कुछ चीज है पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में, काफी कुछ चीज है जो रेगुलेटर के पास सर्टेन पावर्स दिया गया है। तो ये सब चीज इंश्योरेंस एक्ट में होने के लिए जो स्टेबिलिटी जो आएगा सेक्टर में, वो सेक्टर के लिए बेहतर रहेगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। जी, हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ बने हुए हैं और पूरे राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स पर उनकी नजर रही है। लक्ष्मण, बिल को भी आपने बहुत नजदीकी से देखा है। कंज्यूमर के लिहाज से इस बिल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक कंज्यूमर के लिए अच्छी है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है? जी बिल्कुल, यहाँ कंज्यूमर के लिहाज से कई अच्छी बातें इस बिल में कही गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एजेंट आपको मिसगाइड करता है, गलत तरीके से गलत प्रलोभन देकर के आपकी पॉलिसी बेचता है और कोई ऐसी बातें वादा करता है जो पॉलिसी में नहीं कही गई है, तो ये जिम्मेदारी अब एजेंट के ऊपर नहीं होगी, बल्कि एजेंट के द्वारा जिस कंपनी ने नियुक्त किया है, जिस इंश्योरेंस कंपनी ने नियुक्त किया है, उसकी जिम्मेदारी होगी। और यहाँ पे जो पेनल्टी लगाने का अधिकार दिया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटर को, वहां पे 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाने का अधिकार दिया गया है। साथ में ये कहा गया है कि हर एजेंट पॉलिसी नहीं बेच सकेगा। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की ओर से ऑथराइज किया जाएगा कौन से एजेंट को पॉलिसी बेचना है, कौन से नहीं बेचना है। तो ये यहाँ पे सही बात कही गई है। तीसरी बात यहाँ ये कही गई कि एक इंश्योरेंस एजेंट जो होगा वो किसी एक कंपनी का ही हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकेगा, किसी एक कंपनी का ही लाइफ इंश्योरेंस बेच सकेगा, किसी
किसी एक कंपनी का जनरल इंश्योरेंस बेच सकेगा, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसका ये पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जो लोगों की शिकायत होते हैं, शिकायतों को सुनवाई के लिए यहाँ पे पुख्ता व्यवस्था की गई है और इंश्योरेंस रेगुलेटर को पर्याप्त अधिकार दे दिए गए हैं। पहले हर छोटी बात के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर संसद या सरकार की तरफ मुंह उठाकर देखता था, अब वो नहीं रहेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA को भी पर्याप्त अधिकार मिल जाएंगे ताकि समय समय पर कंज्यूमर के हित में नोटिफिकेशन जारी करे, गाइडलाइन जारी करे और कंपनियों पर पैनी नजर बना के रखे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, सूद साहब और बासु साहब इस सारे डिटेल के लिए और आपके रिएक्शंस के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे आज की दूसरी बड़ी खबर 2.6% पर रही है IIP, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर निराशा रही है। बात करेंगे डिटेल में ब्रेक के बाद। और बड़े दिनों बाद बाजार में लौटी रौनक, कितने चढ़े आज सेंसेक्स और निफ्टी, देखिए आगे। और अब बात करेंगे आज IIP और महंगाई के आंकड़ों की। इन आंकड़ों को देखकर यही लगता है कि ग्रोथ पर डबल अटैक हो गया है। इंडस्ट्री की ग्रोथ के आंकड़े बाजार की उम्मीद से तो बेहतर आए, लेकिन दिसंबर के संशोधित आंकड़ों की तुलना करें तो ये कमजोर हैं। तुलना करें तो आंकड़े कमजोर लग रहे हैं। दिसंबर के संशोधित आंकड़ों के अनुसार जनवरी में IIP ग्रोथ 3.2% से गिरकर 2.6% रही है। मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स और बेसिक गुड्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कैपिटल गुड्स सेक्टर की ग्रोथ 4.1% से बढ़कर 12.8% रही है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.1% से बढ़कर 3.3% रही है। इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, कंज्यूमर गुड्स में सुस्ती देखने को मिली है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 4.8% से गिरकर 2.7% पर रही है। कंज्यूमर गुड्स ग्रोथ 0.7% से घटकर -1.9% पर चली गई है। और महंगाई के मोर्चे पर फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। फरवरी में CPI 5.19% से बढ़कर 5.37% रही है। खाने पीने की चीजों की महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है, विशेषकर सब्जियों के दामों में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फूड इन्फ्लेशन 6.14% से बढ़कर 6.79% रही है, जबकि सब्जियों की महंगाई 9% बढ़ी है। सरकार के उठाए गए कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी का सिलसिला शुरू हो गया और जल्द ही तेज ग्रोथ देखी जाएगी। ये बात वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने रेटिंग एजेंसी फिच से कही है। आज वित्त मंत्रालय और फिच के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें देश की रेटिंग अपग्रेड करने पर जोर दिया गया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि बजट से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। हालात अब पहले से बेहतर हैं और सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन की राह पर आगे बढ़ रही है। महंगाई के भी कम होने के आसार बन रहे हैं। साथ ही क्रूड के गिरते दाम, कर्ज सस्ता होने और अच्छे मॉनसून के अनुमान से ग्रोथ का बढ़ना तय है। और ITC ने बढ़ाए सिगरेट के दाम, कितना महंगा हुआ सिगरेट पीना, देखिए ब्रेक के बाद। और अकेले नहीं है मनमोहन सिंह, साथ आई पूरी कांग्रेस। पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। लंबे समय तक देश पर राज करने के बाद ताज क्या छना, कांग्रेस को सड़क की अहमियत समझ में आ गई, लेकिन कांग्रेस के तमाम दिग्गज जनता के मुद्दों पर सड़कों पर नहीं उतरे। वो सड़क पर आए तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में कोर्ट की तरफ से समन भेजे जाने के बाद। सोनिया गांधी, चिदम्बरम, खड़गे, एंटनी, आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी, मणिशंकर अय्यर से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता सड़कों पर। क्या आपने कभी कांग्रेस के इन दिग्गजों को किसी जनहित, जन सरोकार या जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर दिल्ली की सड़कों पर देखा है? दिमाग पर ज्यादा जोर डालेंगे तो भेजा फ्राई हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई मौका आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन सत्ता जाते ही कांग्रेस के तमाम दिग्गज तमाम मतभेदों को भुलाकर सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। आखिर क्यों? असल में कोयला घोटाले की आंच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ जैसे ही धधकी, कांग्रेस में हड़कंप मच गया।
फिर तो पार्टी के लिए मनमोहन सिंह के साथ मजबूती से खड़े होने की मजबूरी हो गई। रातों रात तय हुआ और सुबह होते ही काले दाग के खिलाफ झक सफेद कुर्ते पजामे में लग गया पार्टी मुख्यालय के बाहर नेताओं का मजमा। पैदल मार्च करने वालों की मंजिल मनमोहन सिंह के घर तक पहुंचकर एकता दिखाने की थी। We are fully behind him. The party is fully behind it, and we shall fight this not only legally, but with all other means at our command. And we have no doubt whatsoever that he will be vindicated. कांग्रेस ने हर हाल में मनमोहन सिंह का बचाव करने का फैसला किया है। ये सोनिया समेत तमाम दिग्गजों के सड़क पर उतरने और नेताओं के बयानात भी साबित करते हैं। इसको अदालत में हम लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इससे बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकलेंगे। So there is no ground to proceed against him. लीगल टीम ऑलरेडी काम कर रही है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम जो उचित कदम है इस मामले में उठाएं। हम बात करेंगे बाजार की, जहां 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार में आज फिर रौनक लौट आई। बाजार तेजी के साथ खुले और दिन भर खरीदारी जारी रही। खासकर आखिरी आधे घंटे में बाजार में जोरदार तेजी रही। पावर, इंफ्रा, एफएमसीजी, रियल्टी और मेटल शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। सबसे ज्यादा रोशनी फैलाई पावर शेयरों ने। एनटीपीसी, अदानी पावर में जोरदार खरीदारी आई। एफएमसीजी शेयरों में भी आज अच्छी खासी तेजी थी। खासकर सिगरेट के दाम बढ़ने के बाद आईटीसी का शेयर करीब 2.5% ऊपर रहा। डीएलएफ, यूनिटेक, इंडिया बुल्स जैसे रियल्टी शेयरों में भी मजबूती दिखाई दी। कैपिटल गुड्स और मेटल शेयरों में भी आज चमक देखने को मिली। और सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने का बोझ सीधा सीधा कंज्यूमर के सर पर डाल दिया गया है। देश की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी आईटीसी ने सिगरेट के दाम 20% तक बढ़ा दिए हैं। बजट में सिगरेट पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 15 से 25% तक बढ़ाया गया है, इसलिए कंपनी ने भी दाम बढ़ाए हैं। बजट में छोटी और बड़ी दोनों तरह की सिगरेट के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, तो आईटीसी ने भी हर साइज के सिगरेट के दाम में बढ़ोतरी की है। और एनएससीएल मामले में कार्रवाई हुई तेज। बात करेंगे ईओडब्ल्यू के एडिशनल सीपी राज्यवर्धन सिंह से इस ब्रेक के बाद। और मोदी मॉरिशस यात्रा में उन्होंने किया है बड़ा ऐलान। दोनों देश मिलकर रोकेंगे डबल टैक्सेशन ट्रीटी का दुरुपयोग। और आज की सबसे बड़ी कहानी है कि इंश्योरेंस बिल आखिरकार पास हो गया है। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी ये पारित हो चुका है। ये काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है सरकार के लिए रिफॉर्म्स के मोर्चे पर। इसके बारे में हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने बात की वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से। बातचीत करने के लिए वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा सर, आपको सबसे पहले बहुत बधाई दूंगा कि सरकार का पहला बिग टिकट रिफॉर्म उसको आज अंतिम तौर पर संसद से मंजूरी मिल गई। इसमें आप लोगों का सहयोग काफी ज्यादा रहा। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि आखिर इंश्योरेंस बिल पर विपक्ष पार्टियों को मनाने में कैसे कामयाब रहे? देखिए, बधाई तो हमको देश को देनी है, क्योंकि आज जो बिल पास हुआ, जो पारित हुआ, इससे देश को बहुत लाभ मिलेगा, देश की जनता को लाभ मिलेगा। और खासकर विशेष रूप से आदरणीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी ने जिस प्रकार से सब लोगों की सहमति ली, सब लोगों को उन्होंने जोड़कर और उन लोगों की सहयोग से ही आज हम लोगों ने इस बिल को पारित किया है। इसलिए सब लोगों का इसमें काम था, सब लोगों की भागीदारी थी। और क्योंकि सब लोगों की भागीदारी थी, खासकर हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं, इसलिए हम लोगों ने आज इस बिल को पारित किया। तो क्या ये भागीदारी रिफॉर्म के दूसरे बिल जो पड़े हुए हैं उससे भी मिलेगी भागीदारी? देखिए, वो तो हर बिल पे हमें देखना पड़ता है कि हर बिल पे किस तरीके से ये दल की जो विचारधारा है उसके साथ जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है। इस बिल में बात ये थी कि कांग्रेस की सरकार ने 2008 में इस बिल का पहला ड्राफ्ट बनाया था, और उसके बाद क्या हुआ कि बिल स्टैंडिंग कमेटी गया, वहां फिर बीजेपी वाले लोग स्टैंडिंग कमेटी में जो चेयरमैनशिप जो मेरे पिताजी श्री यशवंत सिन्हा जी जिन्होंने किया था, उन्होंने इसको और अमेंड किया, उसको और अच्छा बनाया। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने अगस्त में इसको राज्यसभा में लाया तो सिलेक्ट कमेटी में बहुत सारे लोग आए। तो ये सब हम लोगों ने मिलजुल के बनाया, और खुशी की बात तो देश के लिए आज ये है कि सब लोग मिलजुल कर देश के हित में, जनता के हित में इन लोगों ने ये बिल तैयार किया। ये एक था कि अब तक इससे पहले जो बयान इंश्योरेंस सेक्टर में पेनिट्रेशन काफी कम था, नई कंपनियां नहीं आ रही थी। अब 49% करने से आप कितनी उम्मीद है कि नई कंपनी आएगी, निवेश बढ़ेगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा? देखिए, हम लोगों को जो खबरें अभी तक आ रही हैं वो ये हैं कि कई कंपनियां हैं जिन्होंने बता ही दिया है कि वो और निवेश करना चाहती
रही हैं। और जो हम लोगों की बातचीत हुई है कई और कंपनियों के साथ, उन्होंने भी काफ़ी रुचि रखी है इस सेक्टर में। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो भी ज़रूर निवेश करेंगे, इसलिए हमें भरोसा है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट। कुछ आप बता सकेंगे अमाउंट के अगले 5 साल में या 3 साल में कितने उम्मीद करते हैं इन्वेस्टमेंट आ पाएगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, इसका हिसाब करना, अनुमान करना इतना आसान नहीं है। परंतु अगर हम देखें कि 3-3.5% जितना अभी पेनिट्रेशन है, उसको हम लोग अगर 6% अगर हमें करना है तो करीब 45,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो 49 उसका प्रतिशत FDI से आएगा तो हम हिसाब लगा सकते हैं कि अगर अगले 3-4-5 साल में 3-3.5% से हम लोग 6% ले जाएं तो करीब 20-25,000 करोड़ शायद आ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तमाम सेगमेंट, आपको सबसे ज्यादा सेगमेंट कौन है जिसमें ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है FDI के लिए? नहीं, देखिए इंश्योरेंस में ऐसा है ना कि ये बहुत किस्म के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन आज के समय देश में बहुत कम है, तो हेल्थ में हम लोगों को काफ़ी बढ़ोतरी हम लोगों को लानी है। पर साथ साथ और भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं, जनरल इंश्योरेंस में प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलाइज्ड इवेंट रिस्क वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन सब मुझे लगता है क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और ये सेक्टर जो है पूरी तरीके से बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देश के वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, जिन्हें मुझे लगता है तमन्ना की लक्ष्मण शायद वो पहले पत्रकार होंगे जिन्होंने सबसे पहले बात की है। वो गेट पर ही खड़े थे वहां पर संसद भवन के। ये एक बड़ा एक्सक्लूसिव रहा CNBC आवाज के लिए और एक बड़ा दिन सरकार के लिए। लेकिन विपिन, आगे ये सवाल है कि जो उनको सफलता इंश्योरेंस बिल के साथ मिली है, क्या वो भूमि जमीन अधिग्रहण बिल के साथ भी क्या वो मिलेगी, तो इस पर नजर रहेगी। लेकिन यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लोकसभा ने आज रेल बजट पास कर दिया है। इस मौके पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे में निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की पुरजोर वकालत की है। प्रभु ने रेलवे को तकनीकी और आर्थिक तौर पर मजबूती देने के लिए कई स्कीम्स का जिक्र किया और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो रेलवे डूबती जाएगी। रेल मंत्री ने रेलवे के निजीकरण की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए कहा कि रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है और इसकी मिल्कियत देश की जनता के पास ही रहेगी। सभी दलों के लोगों ने उसका इतना समर्थन किया, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी आशंकाएं थी, जो भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे, उसके ऊपर बिल्कुल समाधान कारक हमने उसको जवाब भी दिया है। और मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी देशवासियों को कि जिस तरह से बजट का उनके समर्थन किया। रेल कठिन परिस्थिति से गुजर रही है, उसको ठीक करने के लिए समय लगेगा, लेकिन चलते समय इनका समर्थन हमें काम पे आएगा। और पेट्रोगेट मामले में CBI ने और छापे मारे हैं। इस मामले में CBI ने दिल्ली और मुंबई में छापे मारे हैं। हालांकि किसी कॉर्पोरेट हाउस पर छापों की खबर नहीं है। CBI ने दिल्ली में 6 जगह और मुंबई में 2 जगहों पर छापे मारे। सूत्रों का कहना है कि पेट्रोगेट घोटाला काफी समय से चल रहा है। इसमें FII पॉलिसी के दस्तावेज भी लीक हुए थे। NSL केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कार्रवाई तेज करते हुए इस मामले में 2 डिफॉल्टर कंपनियों के एसेट्स को जब्त किया है। इस संबंध में ED ने गुजरात के NK प्रोटीन्स की तेल फैक्ट्री को जब्त कर लिया है। इस फैक्ट्री की कुल वैल्यू 278 करोड़ रुपए है। वहीं लुधियाना की भारत फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट की चावल मिल भी जब्त कर ली गई है। इस मिल की वैल्यू 41.85 यानी करीब 42 करोड़ रुपए है। दोनों ही कंपनियों पर कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के नियम के तहत हुई है। और हम अपनी खास सीरीज मेक इन इंडिया डायरी में आज बात कर रहे हैं एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर की। जानते हैं कि कैसे ये दोनों सेक्टर मेक इन इंडिया को कामयाब बना सकते हैं। दुनिया का 9वां बड़ा एविएशन बाजार, सालाना करीब 11 करोड़ यात्री, जिसमें 6 करोड़ विदेशी मुसाफिर भी शामिल हो, 85 इंटरनेशनल उड़ानें और 2020 तक दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बनने की उम्मीद। जाहिर है ऐसे में एविएशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी के साथ करना होगा और ये अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। निजी कंपनियों की भागीदारी के बिना ये नामुमकिन है। ऐसी ही एक निजी क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है GVK। GVK ने बंगलुरु और मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को बनाकर अपनी क्षमता का लोहा सारी दुनिया में मनवाया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 या T2 आर्ट और डिजाइन का एक बेहतरीन संगम है। यहाँ आने वाले यात्रियों को एहसास होता है कि मानो वो किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि किसी आर्ट म्यूजियम की सैर पर आए हों। हमारा कंपनी का फिलॉसफी है कम्युनिटी इम्पैक्ट। कुछ भी करें हम
कम्युनिटी इम्पैक्ट तो रहना चाहिए। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीवीके के लिए सबसे मुश्किल एयर प्रोजेक्ट्स में से एक था। करीब 4 लाख स्क्वायर फुट में बने टर्मिनल 2 पर 11,000 करोड़ रुपए की लागत आई और करीब 7 साल का वक्त लगा। इस टर्मिनल की क्षमता सालाना 4 करोड़ यात्रियों की है। दरअसल टर्मिनल 2 बनाने में जमीन की किल्लत सबसे बड़ी समस्या थी। एयरपोर्ट के बगल में स्लम और पीछे बहने वाली मीठी नदी के चलते जीवीके को बड़ी समस्या आई, जिसके चलते प्रोजेक्ट पूरा होने में 2 साल की देरी भी हुई और लागत भी करीब 7,000 से बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। लेकिन जीवीके ने हार नहीं मानी। We have decided it is a challenge for the city of Mumbai, for the country. The airport. बंगलुरु एयरपोर्ट और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद जीवीके अब नवी मुंबई के एयरपोर्ट को तैयार करना चाहती है। सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए जिन 4 कंपनियों को इसकी बोली लगाने के लिए चुना है, उनमें जीवीके बेहद अहम है। मुंबई एयरपोर्ट के लिए सरकार के साथ हुए करार में मुंबई एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर दायरे में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जीवीके को खास वरीयता दिए जाने की बात शामिल है। इतना ही नहीं, मुंबई और बंगलुरु एयरपोर्ट की कामयाबी के बाद जीवीके को अब इंडोनेशिया सरकार ने भी बाली और जावा के अपने 2 एयरपोर्ट बनाने का न्योता दिया है। कुल मिलाकर जीवीके एविएशन सेक्टर में केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की जमीन पर भी मेक इन इंडिया की कहानी लिखने के लिए तैयार है। जब बात मेक इन इंडिया में एविएशन सेक्टर के रोल की हो रही हो तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस के काम में जुटी कंपनियों की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। सरकार ने भी इसकी अहमियत समझते हुए इस क्षेत्र में 100% एफडीआई और एक्साइज ड्यूटी में छूट दी है। इस क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही एक कंपनी है यूटीसी एरोस्पेस सिस्टम, जो अमेरिकी कंपनी की भारतीय सब्सिडियरी है। भारत में इस कंपनी की शुरुआत 1997 में भारतीय एयरलाइंस के लिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम, रिपेयरिंग और ओवरहॉल फैसिलिटी मुहैया कराने से हुई थी। Somewhere in 2000, we realized that India had the potential to do some manufacturing, some design. So we initiated dialogue with our parent company in 2000. And began with a very small product called aviation life rafts. यूटीसी एरोस्पेस सिस्टम बंगलुरु के अपने प्लांट में एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग करती है। कंपनी का जोर भारत में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन को विकसित करना है। कंपनी में भारत में वेंडर चेन खड़ी की है। We had to develop a vendor base. The vendor base was almost non-existent. There were a handful of aerospace component manufacturers. So we have virtually introduced aerospace to the vendor base in India. We have handheld them through various certifications. यूटीसी एरोस्पेस सिस्टम के वाइस प्रेसिडेंट क्रिस राव के मुताबिक उनकी कंपनी के प्रोडक्ट दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। राव का मानना है कि दुनिया भर में एरोस्पेस इंडस्ट्री में कंपोनेंट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत में बने सस्ते प्रोडक्ट्स इस मांग को पूरा कर सकते हैं। With this kind of demand in quantities, as well as the cost pressures that are being faced today globally, I see a huge opportunity where India can play a big role. हाल ही में इसके बंगलुरु प्लांट में बने इमरजेंसी लाइफ राफ्ट को अमेरिकी एजेंसी FAA और DGCA ने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की मंजूरी दी है। इसके बंगलुरु प्लांट में 5,500 स्किल्ड कर्मचारी हैं। कंपनी का मानना है कि एरोस्पेस में मेक इन इंडिया की कहानी तभी कामयाब हो सकती है जब देशी प्राइवेट कंपनियां और इंटरनेशनल प्लेयर एक साथ आएं। We need to really bridge this gap, and I believe with the offset conditions being met, and I believe with the offset conditions that are to be met, the private sector and international joint ventures will play a major role. यूटीसी एरोस्पेस सिस्टम के वाइस प्रेसिडेंट क्रिस राव मानते हैं कि भारत में अगले 10 से 15 साल में एरोस्पेस सेक्टर का ग्लोबल हब बनने की पूरी क्षमता है, बशर्ते इसके लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठाए। Begin with, I think they have to come out with a clear-cut policy on the aerospace manufacturing side. Aerospace could be the future growth engine. We would love to see procedures streamlined, procedures being made very simple, and getting all our clearances through a single window.
कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट क्रिस राव के मुताबिक मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट देश को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल सकता है, लेकिन इसमें सरकार की बड़ी भूमिका है। सरकार की नीयत तो साफ है, लेकिन उसे ठोस नीति बनाकर जमीन पर लागू करना होगा। और NSCL मामले में कार्रवाई हुई तेज। बात करेंगे EOW के एडिशनल CP राजवर्धन सिंह से इस ब्रेक के बाद। NSCL घोटाले में कुछ और ब्रोकर्स पर गाज गिर सकती है। मुंबई पुलिस की EOW शाखा के NSCL प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले सभी करीब 139 ब्रोकर्स पर नजर है। उनमें से कई ब्रोकिंग हाउसेस को नोटिस भेजकर जवाब तलब भी किया गया है। EOW शाखा के एडिशनल CP राजवर्धन सिंह ने CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि निवेशकों का पैसा हर हालत में वापस दिलाया जाएगा। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं राजवर्धन जी से, जो एडिशनल CP हैं EOW के, और हाल ही में इन्होंने 3 और गिरफ्तारी करी है NSCL मामले में। जी हाँ, 5,600 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला है जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं राजवर्धन जी। स्वागत है सर आपका CNBC आवाज के लिए, और सबसे पहले आपने हमें समय दिया इस खास मौके पर। ये बताइए सर, अब ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ये चल रहा है? काफी समय से, जब पिछली बार हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपको लगता है कुछ ब्रोकर्स की भी सांठ-गांठ है इस पूरे स्कैम में, और अब हमने देखा 3 गिरफ्तारी होते हुए। कितने ब्रोकर से आपकी बात हुई है इस ड्यूरेशन में, और आगे की रास्ता क्या है? टोटल जो हमने तहकीकात में पाया है कि 139 ब्रोकिंग हाउसेज और ब्रोकर्स NSCL के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहे थे। तो ये जायज सी बात है कि कम से कम जितने भी ब्रोकिंग हाउसेज इसमें हैं, हम उनकी सबकी तहकीकात करेंगे, उनकी बुक्स चेक करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर में कहाँ तक किसकी कॉन्स्पिरेसी में किसकी कितनी हाथ है। और जाहिर सी दूसरी बात ऐसी है कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन का फोकस इस बात पे था कि जो हमारे डिफॉल्टर्स हैं और जहाँ पैसा गया है वो पैसे को हम सिक्योर करें। तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए वर्थ की प्रॉपर्टीज हमने सिक्योर की है, और जो हमारे डिफॉल्टर्स हैं NSCL प्लेटफॉर्म पे उनकी तहकीकात हुई, उनकी गिरफ्तारियां हुई, और उसके बाद में कॉन्स्पिरेसी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन का पूरा फोकस रहा है। और इस कॉन्स्पिरेसी एंगल के साथ ही जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं उनके ऊपर में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, और ये इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो अभी आपने 3 गिरफ्तारी करी हैं 3 ब्रोकर्स की, जियोजित, आनंद राठी और इंडिया इन्फोलाइन के अधिकारियों की। ये बताइए कि आगे चलकर क्या कुछ और ब्रोकर्स भी आपके रडार पर हैं? क्योंकि आपके मैंने एक स्टेटमेंट देखा जिसमें आपने कहा था कि अगर हमारे इंटेरोगेशन में आप सहयोग नहीं करेंगे तो आप उनको गिरफ्तार करेंगे और उनको कस्टडी में रखेंगे। तो कितने लोगों से और आपकी बातचीत चल रही है, और आगे चलकर क्या कुछ और गिरफ्तारियां भी मानी जा सकती हैं, होती हुई दिखेंगी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का एक अपना तरीका होता है, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर में जो भी हमारी तहकीकात है, जो पूछताछ है, उसके अंदर में अगर हमें सामने वाले से सहयोग मिलता है तो नेचुरल सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और कस्टोडियल इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन का एंड नहीं है, वो एक मीन्स है इन्वेस्टिगेट करने का। और इसके तहत हमें कई ब्रोकिंग हाउसेज की क्वेश्चनायर हमने भेजी हैं, उनके जवाब मिले हैं, हम उन जवाब को वेरीफाई कर रहे हैं, और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे को सहयोग नहीं मिल रहा है तो जो भी इसके अंदर में जायज लीगल स्टेप्स है वो लिया जाएगा। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।